हेलो गाइस, स्वागत है आपका जस्ट फोकस आईएएस में। मेरा नाम है ललित आनंद और हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमने पढ़ लिया था उदारवादियों और उग्रवादियों तक। चलिए, अब सूरत विभाजन का मतलब क्या था। सूरत विभाजन का मतलब इतना सा था कि कांग्रेस जो थी अब दो हिस्सों में अब बट गई थी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का आपस में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। ठीक है, तो इसके रीजन क्या थे? इसके रीजन तो कहीं ना कहीं पीछे इसी की जड़ में रीजन छुपे हुए थे इसके, है ना। यानी कि जब इनकी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती थी तो विभाजन हो तो एक ना एक दिन होना ही था। तो पहले तो हमें ये विपरीत विचारधाराएं जान लेनी चाहिए कि विपरीत विचारधाराएं कौन कौन सी थी। तो हम इनके बारे में पढ़ चुके थे, एक थे उदारवादी और एक थे उग्रवादी। दोनों की आपस में मेल नहीं खाती थी विचारधाराओं का। ठीक है, तो इस कारण ही फलस्वरूप मतलब इसी की विचारधाराओं विपरीत होने के कारण ही इनका विभाजन हुआ था। तो ये विभाजन एकदम से तो नहीं हो गया। 1907 में किन लोगों ने डिसाइड किया नहीं हम अलग होंगे और 1907 में ये एकदम से अलग हो गए, ऐसा नहीं था। इसके कारण 2 साल पहले से चल रहे थे। जब से उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ा था तब से ही उदारवादी उनसे नफरत करने लगे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सम्मान भाव कम हो गया था 1905 से ही। ठीक, क्योंकि जब 20 साल तक उदारवादियों को कुछ हासिल नहीं हुआ था तो लोगों का रुझान उग्रवादियों की तरफ बढ़ने लगा था और यहीं से क्या हुआ था, उदारवादी उनसे कन्नी काटने लगे थे। ठीक है, तो 1905 में भी जब कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में होता बनारस में। ठीक है, तो उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद खुलकर सामने आ गए। सामने कैसे आ गए? इस अधिवेशन में तिलक भाई साहब ने जो बात कही थी, तिलक भाई साहब ने कहा कि देखो, ये जो उदारवादी जो ये कहते हैं कि हमें ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चलना चाहिए, उनके साथ सहयोग करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उनके प्रति उदार रहना चाहिए। तो तिलक भाई साहब ने क्या किया, इनकी इस नीति की कटु आलोचना कर दी इस अधिवेशन में, और अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, तो और तिलक चाहते थे कि ये जो हमने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया है ये केवल बंगाल तक सीमित ना रहे, इसको अखिल भारत में फैलाया जाए, इसको अखिल आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, यानी कि इसे पूरे देश में फैलाया जाए। ठीक है, जबकि ये उदारवादी जो थे वो क्या चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि नहीं, आंदोलन बंगाल से स्टार्ट हुआ है, केवल बंगाल तक रहना चाहिए। ठीक है, जबकि उग्रवादी चाहते थे पूरे भारत में फैलना चाहिए। तो यहाँ दोनों में एक तो ये टकराव चल रहा था दोनों में। दूसरी बात, जो दूसरा उनका टकराव सामने आया, वो टकराव सामने आया 1906 में एक बार फिर से, जब कांग्रेस का अधिवेशन होना था। तो जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि या तो तिलक अध्यक्ष बने या लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, लेकिन ये जो उदारवादी थे इन्होंने रासबिहारी घोष को कहा कि रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो जब इन दोनों का विवाद होने लगा, अंत में ये किया गया कि छोड़िए, ना तो आपका बनाते हैं ना आपका बनाते हैं, हम दादा भाई नौरोजी को बना देते हैं, जिसकी हमने बात की थी, इसमें स्वराज का प्रस्ताव माना गया था। ठीक है, और फिर जब यहाँ दोनों की आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानी गई तो यहाँ से इनका विरोध और बढ़ने लगा, जिसकी परिनिष्ठा एकदम से जाके लास्ट में हो गई 1907 में। ठीक है, उसकी परिणति जो हुई इनके आपसी विरोध की वो 1907 में जाके फूट गई, जब दोनों अलग अलग हुए। 1907 में भी यही बात हुई, जब कांग्रेस का अधिवेशन होना था तो उग्रवादियों ने फिर से यही कहा कि या तो तिलक को बनाया जाए या लाजपत राय को बनाया जाए और अधिवेशन नागपुर में किया जाए। लेकिन जो ये उदारवादी थे इन्होंने तिलक का प्रभाव कम करने के लिए अधिवेशन को सूरत में कराया। क्यों? क्योंकि सूरत जो था वो तिलक के क्षेत्र में आता था। तो इन्होंने क्या किया कि फिर से सूरत में करा लिया ताकि तिलक का प्रभाव कम कर दिया जाए, और रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्तावित किया। ठीक है, रासबिहारी बोस अध्यक्ष बनाए गए। तो यहीं सूरत में ही 1907 में इन लोगों का आपस में विभाजन हो गया। ठीक है, अब ये कहना बिल्कुल तार्किक नहीं है कि विभाजन केवल उदारवादियों की वजह से हुआ या विभाजन केवल उग्रवादियों की वजह से हुआ। दोनों के अपने अपने कारण थे, दोनों ने अपने अपने स्तर पे गलतियां की थी। अगर उदारवादी चाहते तो उग्रवादियों की बात समझते, अगर उग्रवादी चाहते तो उनकी बात समझते। यदि ये दोनों ऐसा करते तो ये दोनों का क्या होता, विभाजन नहीं होता। ठीक है, इन दोनों को एक चीज समझनी चाहिए थी कि हमें ब्रिटिश को बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिलजुल के एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश अपने काम में सफल हो गए। ब्रिटिश अपने काम में कैसे सफल हो गए? ब्रिटिशों ने उदारवादियों से कहा कि देखो भैया, अगर तुम्हारी कांग्रेस में उग्रवादी गतिविधियां हुई तो हम दमन करेंगे तुम्हारा और भारत में सुधार नहीं करेंगे। ठीक है, तो उदारवादियों को लगा कि हाँ, हमें ना उग्रवादियों से अलग रहना चाहिए, तभी हम भारत का भला कर सकते हैं। जबकि वो इस बात को नहीं समझ पाए
कि ब्रिटिश क्या चाहते हैं, ब्रिटिश चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस में विभाजन हो, दोनों गुट अलग अलग हो जाएं तो हमें दमन करने में आसानी होगी। और हुआ भी यही। जैसे ही 1907 में इन दोनों का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, उदारवादी उग्रवादी दोनों अलग हुए, ब्रिटिशर्स ने उग्रवादियों को दमन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चुन चुन के उग्रवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया और कारावास में भेजा गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपने इसी चरण में। अब हम आगे बढ़ के आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ। ठीक है, हमने उदारवादी देख लिया, हमने उग्रवादी देख लिया, अब हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे ये पढ़ेंगे, इनके कार्यक्रम क्या थे ये पढ़ेंगे, इनकी विचारधारा कैसी थी, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार कैसे था, देश में क्या था, विदेश में कैसे था, और इनके पतन के कारण क्या थे, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्रांतिकारियों के यदि हम उदय के कारण देखें तो एक बात सामने निकल के वही आती है जो उग्रवादियों के उदय के कारण थे। बस अंतर इनमें कितना था, अंतर इनमें इतना था सिर्फ कि जो उग्रवादी थे वो असंवैधानिक तरीकों से परहेज नहीं करते थे, संवैधानिक रास्ते पर चलते थे लेकिन असंवैधानिक तरीकों से भी परहेज नहीं करते थे। जबकि जो क्रांतिकारी थे वो केवल बम और पिस्तौल की भाषा समझते थे और दूसरों को समझाते थे। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि नरमपंथी तो पूरी तरह से विफल हो गए और जो गर्मपंथी थे वो भी असफल हो गए। ठीक है, तो अब लोगों ने क्या सोचा कि हमें ना लड़कर ही स्वराज प्राप्ति हो सकती है, अब हमें क्या करना है, जो अंग्रेज दिखे उसको मार डालो। यही इन्होंने किया, यही इन्होंने युवाओं को भर्ती किया, युवाओं से आग्रह किया कि अपने अपने स्तर पर लोगों को मारो, लूटो, डकैती डालो। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अंग्रेजों को भयभीत करो ताकि वो यहां से भाग खड़े हो। ठीक है, अगला इसमें कारण था कि सरकार की जो दमनात्मक कार्यवाहियां थी, लोगों को लग रहा था हम तो अच्छे खासे शांतिपूर्वक बैठे थे, आके डंडा बरसा दिया। तो लोगों को लगा कि जब ये डंडा बरसा सकते हैं तो क्यों ना हम भी डंडा लेकर ही बैठे। ठीक है, और डंडा लेकर बैठेंगे तो इससे अच्छा हम एक पिस्तौल ले लें, पिस्तौल ले लेंगे, दूसरे का मैं हाथ में बम लेके रखता हूं, जैसे ही कोई आएगा उसकी तरफ फेंक दूंगा। ठीक, यानी कि अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा देखो शांतिपूर्ण तरीके तो हमने देख लिए बहुत, यानी कि हमारा हर बार दमन होता है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बल को बल से रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहीं इन्हें विदेशी विचारधारा से प्रेरणा मिली, जैसे आयरलैंड में ऐसा ही किया था और रूस में भी ऐसा ही एक क्रांतिकारी गुट उभर के सामने आया था। ठीक है, तो वहां भी लोगों को जब लगा कि वहां के लोगों को अधिकार मिल गए ऐसे ही क्रांतिकारियों से, तो हमें भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का रुझान किस तरफ हो गया, इन लोगों का रुझान हो गया अब क्रांतिकारी की तरफ कि हम बम और पिस्तौल की अब राजनीति करेंगे। ठीक है, अगला कारण देखते हैं। जो उस समय विभिन्न पत्र पत्रिकाएं आ रही थी, इन्होंने भी लोगों को क्रांतिकारी बनाया और जिनमें ये बंदी जीवन का नाम तो प्रमुखता से लिया जा सकता है। ठीक है, ये सीधे सीधे लोगों को व्यक्तिगत आतंकवाद की तरफ रुझान करते थे लोगों का कि तुम व्यक्तिगत आतंकवाद करो, व्यक्तिगत कार्यवाहियां करो। इनमें ही एक पत्रिका थी युगांतर साध्य। ठीक है, और ये जो बंदी जीवन है आपको इसलिए याद रख लेनी है कि ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी इसकी रचना, और इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पांचवा कारण था दूसरा चरण, यानी कि 1922 के बाद का, जब असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई थी गांधी जी की। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से जब हम गांधी जी की चर्चा करेंगे, तब असहयोग आंदोलन क्यों वापस हुआ, क्या कारण थे, सफलता असफलता सब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था, इसमें क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया, गांधी जी ने अचानक से घोषणा कर दी, तो लोगों को अब समझ नहीं आया कि अभी तक तो हम गांधी जी के साथ साथ चल रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे, किसी प्रकार से ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब तो एकदम से असहयोग आंदोलन वापस हो गया, तो अब हम क्या करें। वहीं एकदम से क्रांतिकारी आए, आओ हमारे साथ आओ। ठीक है, तो लोग क्या हुआ, क्रांतिकारी आतंकवाद की तरफ उन्मुख हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कारण था समाजवादी विचारधारा का विकास। समाजवादी विचारधारा यानी कि सबके लिए समान अधिकार वाली चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों को जो प्रेरणा मिली वो मिली रूस की 1917 की क्रांति से। ठीक है, रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, इसको हम जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी जान लेना है कि क्रांतिकारी आतंकवादी जो थे उनको 1917 की रूस की क्रांति से ही प्रेरणा मिली थी। लोगों ने वहां पे समाजवादी विचारधारा के मद्देनजर क्या किया था, आंदोलन कर दिया था। ठीक है, तो अब इनको भी लगने लगा कि हम अपनी मांगे मनवा सकते हैं बम और पिस्तौल की राजनीति करके।
अब इनके कार्यक्रम कैसे थे, इनके कार्यक्रम देख लेते हैं क्या था। एक तो इनका कार्यक्रम था कि अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी, अलोकप्रिय यानी कि जो भारत में अत्याचार करने के लिए फेमस हैं, करजन जैसे भाई साहब, ठीक है, करजन हुआ, डलहौजी हुआ, या जितने उनके सेनापति जो क्रूर सेनापति थे उनकी, रिपन जैसे लोगों की नहीं, वो लोग अच्छे थे, वो लोग लोकप्रिय नेता थे भारत में, उनकी नहीं, जो अलोकप्रिय नेता थे जिनसे लोग नफरत करते थे उनकी हत्या कर दो, ठीक है। गुप्त समितियां बनाओ, उनका गुप्त रूप से संचालन करो, डकैती डालो, ठीक है, यानी कि उनके शस्त्रागार लूट लो, जो तुम्हारे रास्ते में आए, यदि कोई भारतीय है और अंग्रेजों का समर्थक है उसको भी मार डालो, ठीक है। ये इनके कार्यक्रम में प्रमुख बातें थी, ठीक। आगे देखते हैं अब अगला क्या था। आगे था कि जो क्रांतिकारी विचार हैं हमारी विचारधारा को दूसरों तक पहुंचाओ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, यानी कि शेयर करो, जितने भी लोग तुम्हारे साथ आए उनसे हमारी विचारधारा बताओ, हमारी विचारधारा क्या है। तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या था, पत्र पत्रिकाएं। तो इन्होंने पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए, इनमें सबसे प्रमुख है वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय का तलवारनामा, ठीक। अगला इनका एक कार्यक्रम था कि बम बनाना और विदेशों से हथियार प्राप्त करना है, और अपने सैनिक शिक्षा एवं धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों में वीरता का भाव पैदा करना है, यानी कि लोगों में बलिदान की भावना आपको जगानी है। जब ये बलिदान की भावना लोगों में जाग जाएगी तभी लोग क्या करेंगे, व्यक्तिगत कार्यवाही करना शुरू करेंगे कि या तो मरेंगे या मारेंगे, वो वाली भावना जब लोगों में आ जाएगी तब, ठीक है। इनकी विचारधारा कैसी थी, तो जो 20वीं सदी के द्वितीय चरण का जिसकी हमने अभी बात की थी, अब यहाँ के क्रांतिकारी क्या करते थे, समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने लगे थे। जैसे इसमें सबसे प्रमुख है भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, ठीक है। भगत सिंह ने तो एक बात स्पष्ट कर दी थी कि हमें उस व्यवस्था को ही समाप्त कर देना है जिसमें लोगों का शोषण होता हो, ठीक है, यानी कि जो व्यवस्था लोगों का शोषण करती हो हमें उस व्यवस्था को समाप्त करना है, चाहे वो व्यवस्था भारतीय हो चाहे ब्रिटिश हो। तो उस समय तो भारत में ब्रिटिश ही थे, वही शोषण कर रहे थे, तो सीधे सीधे इनके शत्रु कौन हो गए, ब्रिटिशर्स, ठीक है। यदि आज भगत सिंह होते तो संभवतः अपनी सरकार के खिलाफ वो फिर से क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे होते, ठीक है। आगे क्या था कि समाजवादी समाज की इन्होंने स्थापना का लक्ष्य रखा अपना, कि हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है, ठीक। अब इसमें आगे क्या था कि परिवहन के साधन, जैसे रेल सबसे इंपॉर्टेंट परिवहन का साधन था उस समय, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि परिवहन जैसे रेल हो या जहाज निर्माण हो या बड़े उद्योग जो भी हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। इन लोगों ने स्पष्ट किया, और उसमें इन लोगों में भी सबसे प्रमुख नाम है भगत सिंह ने कहा था कि हमारा मकसद नहीं है बम और पिस्तौल का प्रयोग करना, ये केवल बहरे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम लोग इसी कार्यक्रम को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, मुट्ठी भर शोषक जो हैं, वो अपने लाभ के लिए जनता का शोषण बंद नहीं कर देते, ठीक है। और मैंने ये बताया कि भगत सिंह ने ये कहा था कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि शोषक अंग्रेज हैं या भारतीय या दोनों का गठबंधन, जो भी शोषक होगा हमारा उसके खिलाफ विद्रोह जारी रहेगा, ठीक है। इसलिए भगत सिंह ने ये बात आगे जाके बहुत जोर शोर से उन्होंने कही थी कि कौन चाहता है बम पिस्तौल उठाना, कौन चाहता है हत्याएं करना, हम नहीं चाहते बम और पिस्तौल की राजनीति करना, लेकिन यदि भारत में किसानों और मजदूरों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे या गरीब लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो हमारा विद्रोह इसी प्रकार जारी रहेगा, इसी प्रकार लोगों को हम मार देंगे, जो लोग शोषक होंगे उनको हम मार देंगे, ठीक है। यानी कि चाहे कोई भी हो, यदि उसने किसानों या मजदूरों या गरीब लोगों को शोषित किया, उनका शोषण किया, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे अपने स्तर पर, और इनका लक्ष्य था किसानों और मजदूरों का राज्य स्थापित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठकर सामने आया कि ये लोग व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यवाहियां क्यों करते थे, ठीक है। ये जो क्रांतिकारी आतंकवादी थे ये व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यवाहियां क्यों करते थे, संगठित होकर एक पार्टी के जैसे काम क्यों नहीं किया। तो एक रीजन तो ये था कि यदि ये लोग संगठित होकर एक पार्टी के रूप में कार्य करते, ठीक, तो सीधी सी बात है एक संगठन होता, फिर वहां पे बैठकें होती तो अंग्रेजों की गुप्तचर प्रणाली सक्षम थी, उनको पता चल जाता तो वो लोग इनको ढूंढ ढूंढ के मार डालते, ठीक है। इसलिए ये लोग व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यवाहियां करते थे। दूसरा इनका कारण ये था कि ये लोग बहुत बड़ी उपलब्धि को बस कुछ ही समय में पाना चाहते थे, ठीक है। इन्हें लगता था कि यदि हम इसी प्रकार से 2-4 साल 5 साल कार्यवाही करते रहे तो अंग्रेज भयभीत होकर यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। यानी कि
जिस उपलब्धि को वो दशकों में हासिल कर सकते थे उसे वे थोड़े ही वर्षों में हासिल करना चाहते थे। दूसरा इसका रीजन ये था कि ये लोग क्या थे कि युवाओं को प्रभावित करना चाहते थे। युवाओं को कैसे प्रभावित करेंगे? आत्म बलिदान देकर। ठीक, तो ये लोग सोचते थे कि युवाओं को देश के प्रति कैसे समर्पित किया जाए, उनके सामने कैसे एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। तो इनका मतलब था, ये सोचते थे कि यदि हम अपना बलिदान देकर भी युवाओं को राष्ट्र प्रेम में ला पाए तो ये हमारी उपलब्धि होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अब बचा क्या। आगे हमारे सामने ये सवाल आता है कि देश में इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, देश में इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, विदेश में इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। तो सबसे पहले देश में देख लेते हैं। अपने देश में हम जाते हैं बंगाल की तरफ। ठीक है, बंगाल में क्या हुआ था सबसे पहले? तो देश में सबसे पहले बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1902 में। ठीक है, 1902 में स्थापना की गई थी। और किसने की थी? इसमें जतींद्र नाथ और बरिंदर घोष शामिल थे। ठीक, बंगाल में जो बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक पत्र का संपादन भी किया था, इसकी बात हमने अभी पहले ही की थी। और इसी पत्र में इन लोगों ने इस पर जोर देके कहा था कि बल को यदि रोकना है तो बल को बल के माध्यम से ही रोका जा सकता है। ठीक है, यानी क्रांतिकारी आतंकवाद का देश में जो प्रसार था वो सबसे पहले बंगाल में इस प्रकार था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला किस जगह प्रसार था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी दो संगठनों का निर्माण हुआ था, एक था मित्र मेला और दूसरा था अभिनव भारत। ठीक है, इनका 1904 में सावरकर बंधुओं ने स्थापना की थी। ठीक है, महाराष्ट्र में जो था, महाराष्ट्र में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी, जिसमें प्रमुख नाम है प्रीति लता वाडेकर, बीना दास, कल्पना दत्त, शांति घोष और सुनीता चौधरी। ठीक है, महाराष्ट्र में महिलाओं ने जो भाग लिया था उसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने 4 अध्याय नामक ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, यानी कि महिलाओं की जो गतिविधियां थी, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक ग्रंथ 4 अध्याय में लिखा है। ठीक है, अगला स्टेट देखते हैं किसमें था। आगे पंजाब में भगत सिंह थे। तो पंजाब में भगत सिंह ने 1926 में एक नौजवान सभा बनाई थी। इस नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था? अब नौजवान सभा नाम से स्पष्ट है, नौजवानों को मौका, यानी विद्यार्थियों को क्रांतिकारी विचारधारा की ओर प्रेरित करना। ठीक है, इस सभा में क्या किया गया कि युवकों, मजदूरों और किसानों के मध्य राजनीतिक कार्यक्रम ने संगठित कर गांवों में शाखाएं खोलने पर बल दिया गया। ठीक है, क्योंकि गांव में क्यों शाखाएं खोलने पर बल दिया गया? भगत सिंह मानते थे कि गांव और कारखाने जो हैं वही वास्तविक सेनाएं हैं। ठीक है, भगत सिंह और उनके मित्र सुखदेव ने क्या किया था कि छात्रों के मध्य खुले तौर पर संवैधानिक कार्य करने के लिए लाहौर छात्र संघ का भी निर्माण किया था। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के जो दलित, शोषित और गरीब तबके के जन होते थे, उनके आंदोलन के विकास पर बल दिया जाता था, यानी उनको आंदोलन से जोड़ा जाता था। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखते हैं विदेश में प्रसार। तो विदेश में जो प्रसार था, सबसे पहले लंदन में 1905 में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने 2 सोसाइटी बनाई थी, एक का नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी और दूसरा था लंदन में ही इंडिया हाउस नामा हॉस्टल। ठीक है, इसमें क्या था, इनके लक्ष्य क्या थे? इनका लक्ष्य था कि भारत के लिए लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि जो भारतीयों का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अब्दुल्ला सोहरावर्दी। ठीक, यह संगठन ब्रिटिश समाजवादी नेता हीडमैन के सुझाव से बनाया गया था। यह नाम जरूरी हो जाता है, हीडमैन। ठीक है, इसमें स्पष्ट क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में भारतीय पक्ष का प्रचार करना और भारतीयों को एकजुट करना, यानी कि जो भारतीय ब्रिटेन में रहते हैं उन लोगों को भारतीयों के पक्ष में लाना। ठीक है, अब ये जो लोग वहां लंदन में जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, उनको अंजाम दे रहे थे, ये लोग रहे कहाँ? तो इसी के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नामा हॉस्टल का स्थापना की थी, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, इस संगठन की क्या खास बात थी? इस संगठन की यही खास बात थी कि वीडी सावरकर इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जब सरकार का दमन हुआ तो वो वहां से भाग खड़े हुए और पेरिस चले गए। उसके बाद में वीडी सावरकर ने इंडिया हाउस का जो कारोबार था, जो देखरेख थी, वो इन्होंने की। ठीक है, यहीं पर सावरकर ने क्या किया था? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम अपनी पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसकी रचना उन्होंने इटली के मेजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद भी किया था। ठीक है, दोनों रचनाएं इन्होंने वहीं की, यानी कि मेजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद भी वहीं किया और 1857 जो अपनी किताब लिखी थी वो भी वहीं लिखी थी। ठीक है, इसी संगठन से एक जुड़े हुए व्यक्ति थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने वाइली की हत्या की थी। इन्होंने 1909 में कर्नल वाइली की हत्या कर दी थी।
तो हत्या के जुर्म में इनको फांसी दी गई। तो फांसी दी गई, जब इनको फांसी दी जा रही थी तो दो शब्द इन्होंने कहे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुझ जैसा गरीब बेटा जिसके पास न कोई धन है न ही योग्यता, माँ की मुक्ति की वेदी पर अपने रक्त का ही बलिदान कर सकता है। ईश्वर करे मैं उसी माँ से बार बार जन्म लेकर तब तक मरता रहूं जब तक मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए जो मानवता के कल्याण के लिए है। ठीक है, यानी कि अब जो लोग इनका वहां भाषण सुन रहे होंगे मरने से पहले, फांसी चढ़ने से पहले, उन लोगों में ये जाते जाते राष्ट्र प्रेम जगा गए, बलिदान की भावना जगा गई। अब देखते हैं अमेरिका में प्रसार। तो अमेरिका में आपको शायद पहले याद हो या पढ़ा हो कभी कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अमेरिका में 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई और इस हिंदी एसोसिएशन का नाम ही क्या पड़ा था बाद में? गदर पार्टी रख दिया गया था। ठीक है, तो इसकी आपको याद रखने की इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। जो इसके संस्थापक थे उनमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और परमानंद का नाम लिया जाता है। ठीक है, इस पार्टी ने क्या किया था कि 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। और गदर पार्टी की जो मुख्य विशेषता थी इसका धर्मनिरपेक्ष होना था। ठीक है, इसने भी क्या किया था कि जो लोग विदेशों में रह रहे भारतीय थे उनको एकजुट करने का काम इसने भी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। ये 1914 का था। ये क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज था। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखनी है कि गदर पार्टी ने कामागाटा मारू प्रकरण में भारतीयों का समर्थन दिया था, भारतीयों को। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक जहाज था। ठीक है, तो हुआ क्या कि कनाडा में एक नया कानून बनाया गया था जिसके तहत क्या हुआ था कि ठेके के व्यक्ति के जहाज के, मतलब जो व्यक्ति ठेके पर जहाज चलाते हैं उनको कनाडा की सीमा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सिंगापुर में रह रहे एक भारतीय गुरुदत्त सिंह ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया और वैंकूवर के लिए रवाना हुआ। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, जब कनाडा ने प्रतिबंध लगा रखा है तो कनाडा ने सीमा में नहीं घुसने दिया। अतः हुआ क्या कि एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह शामिल थे। ठीक है, इन लोगों ने खूब कहा कि ये जो भारतीय जहाज में है इन लोगों को आप जाने दो, लेकिन इन लोगों को जाने नहीं दिया गया और जहाज को वापस भेज दिया गया। तो ये कामागाटा मारू प्रकरण आपको याद रख लेना मेनली कि 1914 में हुआ था, एक जहाज था। ठीक है, अब देखते हैं क्रांतिकारी आतंकवाद के पतन के कारण क्या रहे। ठीक, तो इसके पतन के कारणों में क्या हुआ कि जब ये लोग गुप्त संगठन और समितियां बना के काम करते थे, जो गुप्त रूप से रहती थी, भूमिगत रहते थे, तो ये आम जन से नहीं पहुंच पाए, आम जनता के पास तक नहीं पहुंच होती थी इनके, तो ये आम जन से जुड़ नहीं पाए। इसलिए क्या हुआ कि जो इनका आंदोलन था उसका आधार सीमित था, वो सामाजिक आधार तक, एक बड़े सामाजिक आधार तक अपनी पहुंच नहीं बना सका। ठीक है, तो अब अगर आप व्यक्तिगत वीरता ही लेके चलते रहेंगे केवल, तो आप कब तक लोहा लेंगे? यदि आपके साथ भीड़ नहीं होगी, यदि आपके साथ जन सामान्य का समर्थन नहीं होगा, तो आप व्यक्तिगत तौर पर कब तक लड़ते रहेंगे? ठीक है, दूसरा था कि ये जो बम और पिस्तौल की राजनीति, यानी कि बस मरना है या मारना है, ये चीज इनकी लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई। ठीक है, जहां लोगों को दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार है, हमारे मरने के चांसेस ज्यादा हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं गांधी जी, जो लोगों को बिना लड़े, बिना पिटाई के, बिना डंडा खाए आंदोलन कर रहे हैं, तो लोग उनके साथ जाएंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि हाथ में पिस्तौल लो, जाके मार दो या मर जाओ, उनके साथ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो बम और पिस्तौल की राजनीति थी ये भी लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई। ठीक है, फिर तीसरा एक बड़ा कारण इनके पतन का ये रहा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका क्या हुआ था, ब्रिटेन के साथ आ गया था। तो इस कारण क्या हुआ, जो अमेरिका में क्रांतिकारी थे उनको वहां से भाग खड़ा होना पड़ा और भारत आना पड़ा। ठीक है, तो ये भी इनके पतन के कारणों में गिना जाता है। अगला था इनका एक चौथा कारण जो था वो था गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत, यानी कि जो गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत थे उसने लोगों को ज्यादा आकर्षित किया। इससे क्या हुआ कि जो क्रांतिकारियों की जड़ें थी वो काट दी गई। ठीक है, ये गांधी जी के अहिंसावाद से इनकी जड़ें कट गई, क्योंकि लोग ज्यादा आकर्षित किस तरफ होंगे, जहां मार पिटाई ना हो, जहां कम से कम जीवित तो रहें। तो गांधी जी के साथ जन समर्थन जुड़ता गया और इन लोगों के पास जन समर्थन नहीं था, क्योंकि ये व्यक्तिगत आंदोलन की बात करते थे, अपने अपने स्तर पर बम पिस्तौल लो, जाके मार दो। ठीक है, फिर भी केवल इन्हीं आधारों पर यह नहीं कहा जा सकता कि क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो असफल था। यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो वो असफल नहीं था। इन लोगों के बलिदान ने क्या किया था कि लोगों में त्याग की भावना,
बलिदान की भावना, देश प्रेम की भावना विकसित कर दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती पेश कर दी थी, ठीक है, जिसे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी मुश्किलें हुई।